चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं टॉपिक कौन सा है? वर्णमाला। वर्णमाला का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हिंदी व्याकरण में और इससे संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए आप लोग को ध्यान पूर्वक इसको समझिए और वर्णमाला बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं टॉपिक, डिस्कस करते हैं क्या है टॉपिक। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग जूम आउट कर लेते हैं। चलिए, वर्णमाला जो है मुख्यतः दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में? दो भाग, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण को भी ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व स्वर्ण वर्ण और दीर्घ स्वर्ण वर्ण। और व्यंजन को जो बांटा गया है उसको तो हम लोग समझेंगे ही। सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्ण और माला। वर्ण मतलब होता है जो किसी चीज को होता है ना, जैसे मतलब उसको व्यवस्थित रूप से सजाना ही वर्णमाला कहलाता है ना। जैसे मान ली वरमाला बोलते हैं तो वर में क्या होता है? माला। ये माला गोद के सजाते हैं। उसी तरह वर्ण मतलब क्या होता है? लिखा हुआ शब्द को क्या करना? सजाना। इसी को हम बोलते हैं वर्णमाला। चलिए समझते हैं इसमें पहले स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण में जैसे हम लोग अपने बचपन में ही पढ़ चुके हैं, आ ई। जैसे आपको नीचे दिखा देते हैं, आपको ये टोटली जो है आपका जो शब्द है इसमें हम दिखाते हैं, जो आ ई उ री ए आई ओ औ अंग आ। ये आप समझ गए यहाँ से। अब चलिए हम लोग चलते हैं जहाँ पे भी हम लोग थे। अब चलते, देखिए यहाँ पे जो इसमें बांटा गया है इसको समझते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने का कहने का मतलब है इसमें आ ई उ री, इसमें किसी प्रकार का क्या है? वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन मतलब दोबारा यहाँ पे, अब देखिए इसमें दीर्घ स्वर, यहाँ पे आ, यानी इसमें डबल आ का साउंड इसमें दे रहा है। ई, जैसे इसमें ई हो जाएगा। ऊ, यहाँ पे ऊ हो जाएगा, यानी डबल ऊ का यहाँ साउंड दे रहा है, यानी कि इसको थोड़ा सा झटका मार के जोर से बोलना पड़ रहा है। अब इसमें री का री नहीं हुआ, लेकिन इसमें होना चाहिए था, लेकिन संस्कृत वर्ड में उसका उच्चारण होता है, यहाँ पे नहीं लिया गया हिंदी में। हिंदी में ज़्यादा संस्कृत वर्ड को नहीं रखा गया। अब यहाँ देखिए ये है संयुक्त वर्ड, संयुक्त स्वर्ण वर्ड, जिसमें इसमें अलग अलग मेल से मिला हुआ है, लेकिन इसमें भी क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ, क्योंकि इसमें भी ए आई ओ आओ, ए और ई मिलके बना है ए और ए, मतलब ए मिलके बना है आय, और ओ और ऊ मिलके बना ओ, और जैसे बोल सकते हैं ऊ और ओ मिलके बना औ। तो इस तरह से क्या होता है कि बनावट के आधार पर दीर्घ और स्वर ये दोनों बनाया गया है। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन। क्या देखेंगे? व्यंजन। व्यंजन में जो बनावट है इसका देखा जाए तो व्यंजन को बांटा गया है स्पर्श व्यंजन, देख लीजिए बढ़िया, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। इसमें देखा जाए तो संयुक्त व्यंजन जो है स्पर्श व्यंजन देख लें आप लोग, पहले इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन यहाँ पे है क से लेके मा तक, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जिसको यहाँ पे हो गया, ये टोटल हो गया 25, और अंतस्थ व्यंजन हो गया 4, उस व्यंजन श श श हा, और द्विगुण व्यंजन जो द्विगुण जो होता है इसमें वी इधर से आना चाहिए था, इधर आ गया है, सुधार कर लीजिएगा, द्विगुण व्यंजन। और एक ठोर यहाँ पे है संयुक्त, क्या है? संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन जिसमें ये 4 टोटल मिला के कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण का मूलतः 11 है। मूलतः यहाँ लिखना चाहिए, मूलतः
कात लिख दे यहाँ पे। मूलतः 11 वर्ण होते हैं, लिख लीजिए मूलतः। और अगर कुल वर्ण की बात करेंगे, कुल स्वर्ण वर्ण, स्वर्ण इसमें आधा सा लिख दिया है, आधा मतलब तोड़ दिया पूरा लिख दिया है, सो सुधार लीजिएगा। मतलब सुधारना का इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं, और वो वाला जो उसमें आधा सा करके हुआ कर लीजिए। तो कुल स्वर्ण वर्ण कितना है? 13। अगर मूलतः पूछा जाए तो मूलतः, मुलाकात लेते हैं मूलतः लिखना। मूलतः जो स्वर्ण वर्ण होते हैं मूलतः 11 होते हैं, और इसमें अयोग वाह जो हैं इसमें अंग आ ये मूलतः में नहीं आते हैं। अगर कुल की बात करेंगे तो उसमें जोड़ करके 13 आ जाएंगे। और कुल व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन वर्ण जो 39 हैं, और ये 39 और 13 जोड़ के अगर जोड़ते हैं तो टोटल कितना होता है? 52। कुल वर्णमाला जो है 52 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? भाषा, संस्कृत के भाषा शब्द से बना है। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। अगर सार्थक इकाई की बात करें तो वाक्य है। वाक्य से भी छोटा इकाई क्या है? उपवाक्य। उपवाक्य से भी छोटा इकाई है पदबंध, और पदबंध से भी छोटा इकाई है पद, और पद से भी छोटा इकाई बोल सकते हैं अक्षर, जिसको सिलेबल बोल सकते हैं। और अक्षर से भी छोटा इकाई होता है ध्वनि या वर्ण, जिसको लेटर बोल सकते हैं। ये सब में हम कलर कर दिए हैं, बोल्ड कलर इसमें जो है हम हाईलाइट कर दिए हैं, उसको देख सकते हैं। तो अब ये समझ में आ गया, ध्वनि या वर्ण लेटर सबसे छोटा इकाई होते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पे राम, राम एक शब्द है, पवन एक शब्द है, इसमें 2 अक्षर है। अगर पवन की बात करें 3 अक्षर है, ठीक है, जैसे रा अमा, ये आप लोग समय स्वयं देख सकते हैं। और यहाँ पवन में 3 अक्षर दिख रहा है, तो आपको शब्द समझ में आ गया। शब्द यानी कि उच्चारण है शब्द 3 यहाँ। अब यहाँ पे 2 अक्षर है, यहाँ पे 3 अक्षर मिलकर शब्द बना। अब यहाँ पे आप बात करते हैं वर्ण। वर्ण क्या होता है? जिसमें हम लोग पूरा छोटा अंक होता है, जिसमें हम तोड़ करके इसको काउंट करते हैं। जिसमें रा अमा, रा में रा, अम या आ, मा में मा और आ, तो ये हो गया 4 वर्ण। 4 वर्ण हो गया इसमें राम में। अब पवन में देखिए 6 वर्ण है, जिसे प में आ कर दिया, वा में आ कर दिया, ना में आ कर दिया, तो पवन में कितना वर्ण हो गया? 6 वर्ण। यानी आपको समझ में आ गया होगा वर्ण, अक्षर और शब्द। शब्द से छोटा अक्षर, अक्षर से छोटा वर्ण। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहलाता है। अब समझते हैं ध्वनि या वर्ण क्या है। ध्वनि होता है जिसमें हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ध्वनि मतलब क्या होता है? ज़्यादातर हम लोग उसको ध्वनि जैसे नहीं बोलते हैं, ध्वनि, ध्वनि मतलब समझते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं बात को। यहाँ पे ध्वनि मतलब होता है जब कोई मुख से बोलते हैं उसे ध्वनि बोलते हैं। वर्ण मतलब क्या होता है? वर्ण मतलब होता है जैसे कोई चीज़ को हम लोग लिख लिए, ठीक है, लिख लिए, और लिख लिए तो वो क्या हो गया? आपका वर्ण हो गया। तो ध्वनि मतलब जो बोल दिए, अब जो बोले, जैसे बोले क, अब यहाँ लिख दिए क, बोले तो ध्वनि हो गया। और जैसे क लिख दिए तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। तो आप इस बात को समझ गए बढ़िया से, ध्वनि और वर्ण। तो यही चीज़ लिखो, ध्वनि वर्ण का उच्चारित है रूप है। यानी ध्वनि जो है वर्ण हम उसको उच्चारित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। और वर्ण वही हो गया, ध्वनि जो लिखित रूप है। वही चीज़ इसमें थोड़ा समझा रहा है अपना लॉजिक से। तो आप समझ लीजिए ध्वनि क्या होता है? बोलने वाला होता है, बोल दिए। और वर्ण क्या होता है? जो बोल दिए उसको लिख दिए। तो वही लिखा हुआ है, ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप है, और वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। ध्वनि जो बोले उसको लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्णमाला। कहाँ गया? वर्णमाला। इसको पहले छोटा इसमें कर लेते हैं। वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह बात हम स्टार्टिंग में ही कहते हैं, वर्णों को व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे मानक हिंदी वर्णमाला में अभी हम बात किए तो वहाँ भी स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण दोनों मिला के कितना था? 52, जिसमें स्वर्ण 13 बताएं, 13, और व्यंजन में 25 स्पर्श व्यंजन, 2 दुगु व्यंजन, और 4 जो था आपका अंतस्थ व्यंजन, 4। फिर इसमें आर देखिए 4 इसमें बता रहा है, इसको हम समझा। 4 यहाँ हो गया आपका उसमें व्यंजन,
और उसमें व्यंजन हो गया, और 4 एगो संयुक्त व्यंजन यहाँ बता रहा है। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण तो आपको समझ में आ गया, टोटल यहाँ पे व्यंजन की संख्या 52 था। अब आगे देखिए, स्वर्ण वर्ण में देखिए आ, ई, ऊ, री, ए, आय, ओ, औ, अंग, आ। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। कुल जो है 13 बोलेंगे, लेकिन अगर बोलेगा मूलतः तो मूलतः 11 होगा, और कुल की बात करेगा 2 जोड़ करके 13 कर देना। ये बात दोपहर में समझाए थे। क्यों? क्योंकि 2 जो है अंग आयोग वाह है, ना ये स्वर्ण वर्ण में आता है, ना व्यंजन वर्ण में आता है। अगर कुल की बात करेंगे स्वर्ण वर्ण में तब 13 बोल देना, अगर मूलतः बोलेगा तो 11 बोलना। इसको नोट डाउन कर लीजिए अपना कहीं शॉर्ट में, है ना, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब बताते हैं अंग। अंग जो है ऊपर में, इसको अनुस्वार बोलते हैं। आ को हम लोग क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो इसके साथ एक लॉजिक है कि अंग में और आ में ये दोनों ठीक है, लेकिन एक लॉजिक यहाँ डेवलप करना है। ये अंग, अनुस्वार और चंद्रबिंदु जो हम लोग इस तरह लिखते हैं, 5, कांच, बूंद, तो ये वाला जो लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इसमें सेम होता है। यानी हिंदी में अगर अंग की बात करेंगे, जिसमें अनुस्वार की बात करेंगे और चंद्रबिंदु का, दोनों सेम है। ये जो है अंग, अंग जो है ये वाला अनुस्वार वाला, अनुस्वार इसको बोलते हैं। ये हम लोग संस्कृत शब्द में यूज करते हैं, और ये चंद्रबिंदु हम लोग हिंदी शब्द में यूज करते हैं। लेकिन क्या है प्रॉब्लम कि जो संस्कृत शब्द में यूज करने के साथ साथ हम लोग हिंदी शब्द में भी यूज कर लेते हैं अनुस्वार वाला। जैसे हम लिखते हैं मैं, क्यों, नहीं, तो यहाँ देखिए मैं के ऊपर बिंदु लगा दिए, क्यों के ऊपर बिंदु, नहीं के ऊपर बिंदु। जबकि यहाँ पे हम बोले कि हिंदी शब्द में ये हिंदी शब्द का में आता है, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते किस में? चंद्रबिंदु इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसा काम करता है, अनुस्वार और चंद्रबिंदु। तो हम यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा देते तो क्या दिक्कत? ये हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द में हम लोग चंद्रबिंदु यूज करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग अनुस्वार ही क्यों यूज किए? तो इसका लॉजिक यही है कि ये होता है शिरोरेखा के ऊपर। ये शिरोरेखा समय माय के ऊपर में एगो, माँ के ऊपर में एगो ऐसे दिया हुआ है, शिरो के ऊपर में एगो बिंदु एगो ओढ़ाया हुआ है, इसको में बोलते हैं। क्यों के ऊपर में देखो एगो ऊपर से ओढ़ाया हुआ है, यानी शिरोरेखा से ऊपर जो ये रेखा है, सीधा लाइन, ऊपर से एक ओढ़ाया हुआ है। यानी कि अगर यहाँ पे हम चंद्रबिंदु का प्रयोग करेंगे तो ये जो शब्दावली है इसको पढ़ने में दिक्कत होगा। हिंदी व्याकरण ने इस बात को बोला था कि पढ़ने में दिक्कत होगा, और इसमें क्या होगा कि जो शब्द है उसमें कभी कभी रा का आकार देखने लगेगा, यानी कि स्पष्ट नहीं समझ पाएगा। इसलिए हिंदी व्याकरण ने, जो भी ग्रामरियन थे, उन्होंने क्या कहा कि आप हिंदी शब्द में भी हम लोग क्या करेंगे? अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। कब? जब शिरोरेखा के ऊपर में कोई इस तरह के ओढ़ाया हुआ हो। जैसे में हम की बात करेंगे तो की में कभी अगर आपको चंद्रबिंदु प्रयोग करना पड़ा, हालांकि वो हिंदी शब्द में ही हो, लेकिन उसके शिरोरेखा के ऊपर की बात होगा तब आप अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। लेकिन आप बोलेंगे कि अब यहाँ पे देखिए विसर्ग, क्या विसर्ग में क्या विसर्ग होता है? जिसमें अतः, अंतस्ता, है ना, अंतस्थ, अंतस्थ बोल सकते हैं इसको। तो ये वाला कोई दिक्कत नहीं है। तो शिरोरेखा के अगर हम नीचे की बात करेंगे, यहाँ लिखा हुआ चंद्रबिंदु शिरोरेखा के नीचे में पराया, हिंदी शब्द में ही चंद्रबिंदु लगता है। तो शिरोरेखा के अगर नीचे अगर बात करें 5 में ऊपर में हम चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके, अनुस्वार का प्रयोग ना करके चंद्रबिंदु का प्रयोग किए। कांच में अनुस्वार का प्रयोग ना करके ये वाला अनुस्वार, ये अनुस्वार का प्रयोग ना करके हम यहाँ पे भी चंद्रबिंदु का प्रयोग किए। बूंद में भी हम लोग अनुस्वार का प्रयोग ना करके चंद्रबिंदु का प्रयोग किए। जबकि यहाँ पे चंद्रबिंदु हिंदी शब्द था, तब भी हम लोग हिंदी शब्द में ये नहीं यूज कर पाए चंद्रबिंदु। क्यों? क्योंकि शिरोरेखा के ऊपर में अगर चंद्रबिंदु यूज करेंगे तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होगा, समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जो है ना वहाँ पे जो शब्दावली लिखा हुआ है, उस जो भी शब्द बनेगा, थोड़ा सा क्या होगा, वो अक्षर में फॉन्ट चेंजिंग हो जाएगा, यानी कि आप लिखावट में भी चेंजिंग हो जाएगा, देखने में भी खूबसूरत, मतलब उसमें पढ़ने में दूसरा चीज़ आ जाएगा। इसलिए हम लोग का ये ध्यान रखा गया, शिरोरेखा के ऊपर जो रहेगा उसमें हम लोग अनुस्वारे का ही प्रयोग करें, चाहे वो हिंदी ही वह शब्द क्यों ना हो। हालांकि संस्कृत में इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब शिरोरेखा के ऊपर की बात हो।
आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और देखिए, चंद्रबिंदु का प्रयोग अभी बोले सीरो रेखा के नीचे वाला, पाँच, कांच, बूंद, तो ये सीरो रेखा के नीचे देख रहे हैं जितना आ रहा है, ऊपर में हम ये वाला अनुस्वार का प्रयोग नहीं किए। लेकिन हम एक चीज़ ध्यान रखते हैं, चंद्रबिंदु का प्रयोग ना करके अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। अभी ये मान लीजिए 5 के ऊपर हम ये चंद्रबिंदु ना प्रयोग करके अनुस्वार का भी प्रयोग करते, जैसे 5 इस तरह से। कब? जब टाइपिंग करते हैं तब हमें लिखा मिलता है इस तरह से। तुम खुद टाइपिंग करके देख लो मोबाइल में, 5 बोलो मोबाइल में या 5 लिखो, इस तरह से 5 लिखाएगा। तो टाइपिंग में ईजी लगता है, जिसमें नंबर मतलब चेक नंबर से टाइप करना पड़ता है चंद्रबिंदु का, तो उसे ईजी क्या करता है, ऊपर में एक बिंदु दे देता है। कौन बिंदु? अनुस्वार का बिंदु देता है। चंद्रबिंदु देने में उसमें हो सकता है टाइपिंग में ज़्यादा एफर्ट लगता होगा, ज़्यादा मेहनत लगता होगा, तो उसमें बिंदु लगा के छोड़ देता है। जैसे देखिए, अनुस्वार का प्रयोग यहाँ कर लिया, कांच में भी अनुस्वार का प्रयोग, बूंद में भी अनुस्वार का प्रयोग कर लिया। यानी कि अब हिंदी शब्द में भी टाइपिंग जब करता है लोग ना, तो अनुस्वार का प्रयोग कर लेता है। तो एक बात समझ में आ गया कि हिंदी में भी अनुस्वार का प्रयोग कर लेता है कभी कभी, लेकिन मूलतः अगर बात किया जाए तो ये गलत है। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, इसका मना नहीं है ना। हिंदी शब्द में मूलतः कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए कि ऊपर में चंद्रबिंदु का प्रयोग होगा। अगर नीचे रहेगा तब, सिरो रेखा के ऊपर में अगर में है, क्यों है, नहीं है, तो हम लोग अनुस्वार का ही प्रयोग करके काम चला लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हिंदी शब्द होने के बावजूद भी हम यहाँ चंद्रबिंदु नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगा देंगे चंद्रबिंदु तो ये में को पढ़ने में दिक्कत होगा, है ना। तो इसलिए हम अनुस्वार का ही प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कंठ और कंठ। अब यही चीज़ था कि पंचम वर्ग। पंचम वर्ग क्या होता है? जिसमें यहाँ तक अनुस्वार का प्रयोग किए हैं, इसी को हम तोड़ के लिख दिए आधा ना, ना ना, टाठा डबला ना होता है ना, तो उसमें टा वर्ग में आता है ना। इसमें देखिए, इसमें संबंध, यहाँ पे दो का अनुस्वार दिया हुआ है, एगो सन सा के ऊपर में, एक बंद के ऊपर में। अब इसको हम तोड़ कैसे लिख सकते हैं? आधा माँ, आधा ना, आधा धा में लिख सकते हैं। तो यानी कि अब देखिए, अनुस्वार का प्रयोग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हम पंचम वर्ग यानी कि जो ट ठ ड ढ उसमें मूर्धन्य ना था वहाँ पे तोड़ दिए। इसमें देखिए बा था, यहाँ पे बा को हम लोग क्या कर दिए, बा को हम लोग माँ में कन्वर्ट कर दिए, है ना। बा के आगे माँ में कन्वर्ट कर दिया और धा के आगे ना में कन्वर्ट कर दिए। अब ये पंचम जो है लिखा हुआ है, पंचम वर्ग में भी अनुस्वार का प्रयोग होता है। देखिए हम पंचम वर्ग में है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किए। अगर अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पंचम वर्ग का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे बा के आगे माँ यूज कर लिए, धा के आगे ना यूज कर लिए। अब पंचम वर्ग क्या होता है तो आपको सीखना पड़ेगा। का वर्ग, है ना, चा वर्ग, उसमें टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसी को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो आप समझ जाएंगे, उसमें अगर समझेंगे कि टा वर्ग, का वर्ग समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि पंचम वर्ग क्या होता है, ठीक है। अब विसर्ग देखिए, विसर्ग अभी अंग वाला जो यूज किए थे। आगे बढ़ते हैं, व्यंजन। व्यंजन में ऊपर में हम पढ़ लिए थे का, इसमें अब एक नया चीज पढ़ेंगे, का वर्ग, चा वर्ग और टा वर्ग, और एक और पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग ता वर्ग, पा वर्ग, और ये हो गया तुम्हारा टोटल ये स्पर्श व्यंजन, इसी को बोलते हैं। इसी को बोलते हैं वर्ग व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। जो हम 25 नहीं देखे थे ऊपर में बताए थे कि स्पर्श व्यंजन बोलेंगे या फिर इसको हम लोग वर्ग व्यंजन भी बोल सकते हैं। और इसमें ये अंतस्थ व्यंजन, जिसमें हो गया रा ला वा, चार इधर हो गया, श श शा, ये हो गया उष्मा व्यंजन, इसमें उष्मा से प्रदान करता है। संयोगी छात, अत्र, ज्ञा, अर्श्रा, ये हो गया आपका संयुक्त व्यंजन, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें व्यंजन से मिलकर ही बना है। अगर संयोगी छा की बात करेंगे तो क और श से मिलकर बना है। ये वाला जो है ना यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इसको इसमें यहाँ से इसको यहाँ मिला लीजिएगा। और त्र को जो बना है वो त, आधा त और र से बना। अज्ञा जो बना है आधा ज और इया से बना। और जो श्रा बना है आधा तालम सा और र से बना। आगे बढ़ते हैं, दुगो व्यंजन, जिसमें दुगो द्विगुण व्यंजन बोल सकते हैं। व्यंजन जो दो होते हैं, तो इसमें अगर पढ़ने कर बोलेंगे कि ड ढा नहीं पढ़ना है, इसको डमरू और ढक्कन नहीं पढ़ना है। इसमें पढ़ना जो लिखे ना, पढ़ना, तो इसको रा रा रा,
रा रा, जिस पढ़ना जिस साउंड देते हो उसी को साउंड यहाँ लेकर बोलना है इसका। ये हो गया पहाड़, पहाड़ में जो साउंड दे के यहाँ दे रहे हैं वही साउंड दे के यहाँ बोलना है, ठीक है, वही साउंड यहाँ देकर बोलना है। क्या बोलना है, जैसे बोल सकते हैं जैसे पढ़ना, पढ़ा, पहाड़, रा रा रा, तो इस तरह सब साउंड लेके बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, विदेशों से अवगत या गृहीत ध्वनियाँ, जैसे बोल सकते हैं अरबी फारसी में आते हैं आ, का, गा, जा, फा, ये सभी जो है ये सभी क्या है, ये मतलब ज़्यादातर प्रयोग में अब कम आते हैं, लेकिन प्रयोग थे। लेकिन इसका बिंदु में नुक्ता वाले वर्ण बोल सकते हैं इसको। आगे बढ़ते एक बार जो विदेश से आया कौन है, अंग्रेजी में जिसको बोल सकते हैं ओ, इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। ऊपर में हम लोग चंद्र बिंदु पढ़े थे, अब यहाँ अर्धचंद्र बिंदु है, इसमें बिंदु ओ लिखा हुआ लेकिन यहाँ बिंदु नहीं दिए हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्धचंद्र बिंदु। जैसे में ऑक्स, ऑक्स में ऑक्स मिस होता है बैल, इसको अगर ऑक्स को लिखना चाहते थे ऐसे ऑक्स लिखना पड़ेगा बिना चंद्र बिंदु वाला दे करके। डॉक्टर लिखेंगे तो चिकित्सा होता है, डॉक्टर में चिकित्सा। अब डॉक्टर लिखेंगे अगर हिंदी में तो डॉ के ऊपर में एक बिंदु देने नहीं था, अनुस्वार भी नहीं दे सकते हैं, तो ये वाला हम लोग अर्धचंद्र बिंदु वाला एक नया वर्ड निकाले अंग्रेजी शब्दावली से, ताकि जो शब्द हम लोग उच्चारण कर रहे हैं अंग्रेजी वाला उसको लिखने में सहजता हो, है ना। अपना पास नहीं था इस वर्ड, इसलिए हम लोग इसका अर्धचंद्र बिंदु के नाम से एक वर्ण बनाए। अब इसका प्रयोग हम लोग किए अंग्रेजी अवगत जो ध्वनियाँ है उसको हम लोग लिखने में उपयोग में लाए। तो ये हो गया आपका टोटल स्वर्णवार, व्यंजनवार और विदेशज से अवगत गृहीत ध्वनि बोल सकते हैं इसका। अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल और आपको बेनिफिट लगा हो तो वीडियो को ज़रूरत अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।